ये कहानी है बॉलीवुड की सबसे डरावनी सच्चाई की। डी कंपनी का खौफ इतना था कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी डर के मारे कोने में छिपे बैठे थे। जब शाहरुख खान छोटा शकील की धमकियों से खामोश हो गए थे और सलमान खान ने उनके इशारे पर चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी फिल्म में काम करना मंजूर कर लिया था, तब पूरे बॉलीवुड पर एक साया छाया हुआ था, डर का, खामोशी का, समझौते का। लेकिन ठीक उसी वक्त जब बड़े बड़े नाम झुक रहे थे, तब एक ऐसा नाम उठा जो न कोई एक्शन हीरो थी, ना कोई इंडस्ट्री की महारानी, पर उसने जो किया उसने अंडरवर्ल्ड की नींव तक हिला डाली। वो न सिर्फ कोर्ट में डटकर बोली, बल्कि मीडिया के कैमरों के सामने भी साफ साफ कहा, हाँ मुझे छोटा शकील से धमकी मिली है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। वो नाम था प्रीति जिंटा। मौजूदा वक्त में ये स्क्रीन पर सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए आईपीएल में दिखती है, लेकिन एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड से मिल रही धमकियों की वजह से घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी प्रीति जिंटा ने ना तो अपने करियर की परवाह की और ना ही अपने जान की, और उन्होंने अकेले ही वो कर दिखाया जो बॉलीवुड के सबसे ताकतवर नाम भी नहीं कर सके। उस दिन अदालत में सिर्फ एक केस नहीं लड़ा गया, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की आत्मा को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ी गई थी, और उस जंग की इकलौती योद्धा थी प्रीति जिंटा। Then every time the person would call me and say, we'll kill you or we'll do that, then I'd say, come to my country first. First enter my country. Then I became a Fauji. हाँ मेरे नाम से जी, इसके पास दूसरी मैम प्रीति थी, एक तो मैंने प्रीति का तो मैंने मरीजों को मैसेज हाल में है अभी अभी जी। अरे नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। साल 2000 सिनेमा की दुनिया में एक नई फिल्म बनने जा रही थी, चोरी चोरी चुपके चुपके। स्टार कास्ट एकदम शानदार थे, सलमान खान, रानी मुखर्जी और खुद प्रीति जिंटा भी। डायरेक्टर भी थे अब्बास मस्तान, यानी इस डायरेक्टर का नाम ही उन दिनों फिल्म के हिट होने की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन फिल्म के स्क्रिप्ट से ज़्यादा लोगों की नज़र उस साजिश पर थी जो इसके पीछे चल रही थी, और ये साजिश थी मुंबई की अंधेरी गलियों से उठकर दुबई की हवाओं तक पहुंचने वाली डी कंपनी की। इस फिल्म का प्रोड्यूसर था नजीम रिजवी। बॉलीवुड में उसकी पहचान 2-4 सी ग्रेड फिल्मों तक ही सीमित थी, लेकिन अचानक उसने इतनी बड़ी फिल्म कैसे बना ली, यही सवाल मुंबई के जहन में भी आया। और फिल्म की रिलीज से कुछ ही दिन पहले 22 दिसंबर 2000 को पुलिस ने नजीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप था कि डी कंपनी से फंडिंग लेना और छोटा शकील के इशारे पर सलमान खान को इस फिल्म में लेने के लिए मजबूर करना। मांगे अब तक की ये पूरी कहानी आप एकदम डिटेल में ही कि कैसे क्या हुआ, कैसे शाहरुख खान बचकर भागे, सलमान खान को धमकाया गया, ये सब कुछ पहले के एपिसोड में आप देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर देख लीजिएगा कि कैसे छोटा शकील ने सलमान खान और शाहरुख खान का जीना हराम कर दिया था। पर यह कहानी यहीं तक नहीं थी, खेल आगे भी चलना था, बस खिलाड़ी बदल गए। पहले पुलिस चुपचाप खोजबीन कर रहे थे और शकील खेल खेल रहा था, लेकिन अब बारी थी पुलिस के खेलने की। तो पुलिस के पास ना सबूतों की भरमार थी, घंटों की टेप रिकॉर्डिंग जिनमें रिजवी और छोटा शकील की बातचीत थी, और एक और नाम भी इन टेप्स में सामने आया, फिल्म के फाइनेंसर भरत शाह का। भरत शाह एक जाना माना डायमंड कारोबारी था, जिसके नाम पर हीरा मार्केट में कंपनियां बंद हो जाती थी और ट्रेडर्स लाइन में लगते थे। लेकिन 8 जनवरी 2001 को जब मुंबई पुलिस ने भरत शाह को गिरफ्तार किया तो पूरे हीरा कारोबार में भूचाल आ गया। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही 10 जनवरी को पूरे डायमंड मार्केट में हड़ताल कर दिया गया। वो शख्स जिसे 1997 में पुलिस से सुरक्षा दी गई थी क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल रही थी, अब वो खुद अंडरवर्ल्ड को संरक्षण देने के आरोप में सलाखों के पीछे था। भरत शाह और रिजवी के बीच बातचीत, रिजवी और छोटा शकील की रिकॉर्डिंग, सब कुछ पुलिस के पास थी। केस सीबीआई तक पहुंचा, कोर्ट ने फिल्म की प्रिंट को भी जब्त कर लिया और मामले ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर ली। बॉलीवुड के कई सितारे, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, सभी ने पुलिस के सामने बयान दिया, लेकिन अदालत में जाकर वही सब लोग मुकर गए। सबने या तो चुप्पी साध ली या खुद को बचा लिया। कुल मिलाकर कहे तो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कोई भी नहीं गया। वजह साफ थी, अंडरवर्ल्ड का
डर, डी कंपनी का डर, दाऊद इब्राहिम का डर, छोटा शकील का डर, जो पाकिस्तान और दुबई से तैर रहा था। क्योंकि कुछ ही दिन पहले साल 2000 के शुरुआत में ही राकेश रोशन पर गोलियां चली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने छोटा शकील की बात नहीं मानी थी। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज थी जो ना डरी न झुकी, और वो आवाज थी प्रीति जिंटा की। प्रीति ने सेशंस जज एपी भंगाले की कोर्ट में कैमरा ट्रायल के दौरान बयान दिया कि उसे छोटा शकील गैंग के किसी सदस्य से धमकी भरा फोन कॉल आया था। हालांकि उसने उसे क्रैंक कॉल मानकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये बात तो उसने अपने सेक्रेटरी पंकज खरबंदा को बताई। इत्तेफाक से ये जो सेक्रेटरी था खरबंदा, वो कई स्टार्स को संभालता था, और यही वो सेक्रेटरी भी था जो संजय दत्त का भी सेक्रेटरी था। क्योंकि प्रीति ने कोर्ट में कहा कि इस कॉल की बात धीरे धीरे पूरे इंडस्ट्री में फैल गई, जो सिर्फ उन्हें और उनके सेक्रेटरी को मालूम था। धीरे धीरे ये बात सबको पता लग गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेक्रेटरी ने ही इस बात को संजय दत्त को बताई होगी, फिर आगे ये बात फैली, जैसा कि सुनने में आ रहा था। तो हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। बाकी सुनने में तो ये भी आया कि प्रीति जिंटा के कई सहयोगी, यानी उनके जो को स्टार्स हैं, वो उन्हें ये सलाह दे रहे थे कि कोर्ट में तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, पर वो रुकी नहीं। समाज और देश के लिए जो उनका फर्ज था, उन्होंने उसको पूरा किया और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही दी, वो भी बिना डरे। वैसे सालों बाद इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में 2018 में प्रीति जिंटा ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि अगर मुझे पता होता कि सब लोग पीछे हट जाएंगे तो शायद मैं भी नहीं जाती, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत डरावना समय था। हालांकि जब आपको कोई जान की धमकी दे तो कोई भी डर जाएगा। जो प्रीति जिंटा ने कोर्ट में बोला था, वो 10 मिनट के अंदर ही सभी टीवी चैनल पर चलने लगे। इस बात से उन्हें और भी डर लगा कि जो उन्होंने कहा, ये बात तो अब हर जगह फैल गई है। उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उन्होंने बताया कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको सुरक्षा मिली नहीं। प्रीति ने बताया कि इंडस्ट्री में उस वक्त कितना डर था, सब डरे हुए थे, फ़ोन बंद रखते थे, कोई नहीं चाहता था कि छोटा शकील का फ़ोन आ जाए। राकेश जी पर जिस तरह से गोलियां चल चुकी थी, प्रीति जिंटा बता रही थी, उससे सभी पैनिक थे। उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग उनसे नाराज़ भी थे, कहते थे कि तुम्हें क्यों खड़ा होना था, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उनका कोई परिवार नहीं था, उनके कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ उनको ये लग रहा था कि उन्हें कुछ सही करना चाहिए था, और वो उन्होंने किया। अब प्रीति जिंटा ने तो अपना सच बयां कर दिया था, लेकिन जो फंसे थे वो कोई छोटी चिड़िया थे नहीं, सब के सब फरफरा रहे थे और जेल से बाहर निकलना चाह रहे थे। भरत शाह की जमानत अर्जी तो 7 बार निचली अदालत में और फिर हाई कोर्ट में भी खारिज हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन छूटे कैसे, वो भी सुनिए। दरअसल उनके वकीलों ने कहा कि पुलिस के बातचीत की रिकॉर्डिंग कानूनी तरीके से नहीं की गई थी, इसलिए वो कोर्ट में मान्य नहीं है, और आवाज़ की पहचान भी तय नहीं की गई थी। फिर भी जज एपी भंगाले ने भरत शाह को आईपीसी की धारा 118 के तहत दोषी माना, यानी पुलिस से जानकारी छिपाना। हालांकि मकोका के तहत कोई सजा नहीं दी गई, पर जो साबित हुआ उसके लिए उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई, जो उन्होंने पहले ही 14 महीने जेल में काट ली थी, इसलिए वो छूट गए। वहीं नजीम रिजवी और उनके असिस्टेंट अब्दुल रहीम अल्लाह बख्श खान को मकोका के तहत दोषी ठहराया गया। उन्हें 6-6 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी। ये फैसला सिर्फ एक केस नहीं था, ये फैसला था उस गठजोड़ पर जो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच बन चुका था। और इसका सबसे बड़ा जो एक तरह से आप कहें तो संकेत था प्रीति जिंटा का अदालत में खड़ा होना, क्योंकि अगर वो कोर्ट में गवाही ना बनती तो शायद ये मामला इतना मजबूत ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ साल 2004 में जैसे ही अबू सलेम को लिस्बन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और इधर भारत में साहब को सज़ा मिली, रिजवी को सज़ा मिली, तो समझिए कि बॉलीवुड की दुनिया को जैसे एक चेतावनी मिल गई। और शायद यही वो समय था जब इंडस्ट्री ने फैसला किया कि अब फिल्मों की स्क्रिप्ट सिर्फ राइटर लिखेगा, कोई गैंगस्टर नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और दिलेरी भरा चेहरा एक अकेली लड़की थी, जिसने न सिर्फ सच्चाई का साथ दिया बल्कि एक पूरी पीढ़ी को ये दिखाया कि डर के आगे सिर्फ अंधेरा नहीं होता, हिम्मत की रोशनी भी होती है। और वो लड़की थी वन एंड ओनली प्रीति जिंटा, एक नायिका जिसने चोरी चोरी नहीं बल्कि खुलेआम लड़ाई लड़ी अदालत में सच के लिए। बाकी प्रीति जिंटा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए।
आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही आपके सामने आता रहूँगा। आप लिखिए कि आप और भी कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।